अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैर और आफियत से होंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, टीएस टेट 2025 साइकोलॉजी इल्म नफ्सियात 30 मार्क्स का जो हिस्सा होता है, ये जो 30 मार्क्स का हिस्सा होता है, नॉन मैथमेटिक्स कोर्स जो किए हुए हैं इंटर में, जैसा कि बाईपीसी, सीईसी, तो उनके लिए ये काफ़ी अहम हिस्सा होता है, क्योंकि मैथ्स और इंग्लिश से ये लोग दूरी बनाए रखते हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम साइकोलॉजी से यहाँ पर करीबी इख्तियारी करें। साइकोलॉजी, ईवीएस और उर्दू का हिस्सा अगर आप आसानी के साथ हल कर लेते हैं, पेपर 1 की बात कर रहा हूँ, अगर आप ये हिस्सा हल कर लेते हैं, यानी 90 मार्क्स में से अगर 60-70 मार्क्स लेकर आते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका जो बाकी का हिस्सा है मैथ्स और इंग्लिश, वहां से आप 60 मार्क्स में से 20 मार्क्स आसानी के साथ हासिल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं पेपर 2 के बारे में। जो नॉन मैथमेटिक्स हैं, जैसा कि सी यानी सोशल वाले और बाईपीसी किए हुए, उनके लिए भी एक सरदर्द का सबब होता है कि मैथ्स का हिस्सा हल कैसे करें। अब मैथ्स के हिस्से को अगर आप साइड में रख दें, साइकोलॉजी, साइंस और इंग्लिश, इसके अलावा उर्दू का अगर आप हिस्सा हल कर लेते हैं, तो आप बासानी के साथ पेपर 2 भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर मैं सोशल की बात करूं, तो ये तो उनके लिए काफ़ी अहम वीडियो है। सोशल अगर पेपर 2 आपका है, 60 मार्क्स आपको आपके कंटेंट से यानी सोशल से पूछे जाते हैं, 48 मार्क्स कंटेंट, 12 मार्क्स पेडागोजी। उसके अलावा उर्दू के 30 मार्क्स अगर आप उसको इसमें ऐड कर लेते हैं, यानी आपके माइंड में इल्म नफ्सियात को अगर 30 मार्क्स अगर ये हिस्से से हासिल कर लेते हैं, तो आप देखिए 120 मार्क्स आपके हाथ में हो जाए। अगर 120 में से अगर आप सोशल में से उठाकर देखें, यानी सोशल के हिस्से से अगर आप 60 मार्क्स में से 45 मार्क्स अगर लेकर आते हैं, उर्दू के हिस्से से 20 मार्क्स, तो आप देखिए 45 प्लस 20 65। अगर साइकोलॉजी के हिस्से से 20 मार्क्स अगर लेकर आते हैं, तो बआसानी के साथ आप टेट क्वालिफाई कर सकते हैं। यानी जुमला आपको 120 मार्क्स में से अगर आप 85 मार्क्स हासिल कर लेते हैं, बीसी कैटेगरी है, तो आप बआसानी के साथ क्वालिफाई कर जाएंगे। यानी और आपका 30 मार्क्स का हिस्सा बच जा रहा है। यानी कौन सा हिस्सा रहा? इंग्लिश का। तो अब इतना सब कहने का मकसद यही है कि अगर आप इल्म नफ्सियात को छोड़कर जाना चाहते हैं, यानी इससे दूरी बनाए रखना चाहते हैं, इल्म नफ्सियात हार्ड है, मुश्किल है, ऐसा समझ रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप इसको आसानी से समझने की कोशिश करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसानी के साथ क्लासेस लो, आपको समझ आ सके। यकीन जानिए, इससे पहले हमारे पास मैराथन क्लास है साइकोलॉजी की, ऐप में अवेलेबल है। तो यह वो हिस्से से एक लड़की 29 मार्क्स ले लेगी, यानी 30 में से 29 मार्क्स। तो आपके लिए कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको समझने की कोशिश करें। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ। सबसे पहले इल्म नफ्सियात है क्या, पहले ये जान लेते हैं, क्योंकि बेसिक अगर हम नहीं जानेंगे इल्म नफ्सियात ये है, उसमें थ्योरी ऐसे आते हैं, उसमें सिगमंड फ्रायड ये बोले, उसके अलावा हम वाइगार्ड्स की ऐसा बोल रहे, जीन पिया, अरे वो सब बोल रहे, लेकिन सबसे पहले इल्म नफ्सियात किसको बोल रहे हैं, अगर हम ये नहीं समझेंगे तो वो जो आगे के थ्योरीज है उसको समझना मुश्किल हो जाएगा। तो आप यकीन जानिए, यहाँ से भी एक सवाल पूछने के चांसेस है। तो सबसे पहले देखिए कि इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ, यानी इल्म नफ्सियात के माने क्या है और तारीफ क्या है। साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन अगर हम ये समझ लेंगे, तो आगे का जो हिस्सा है यानी जो थ्योरीज है वो समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इल्म नफ्सियात के यहाँ पर देखिए माने और तारीफ, उसके साथ साथ साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन इंग्लिश में हम कहेंगे। तो अब देखिए, इल्म नफ्सियात को अंग्रेजी जुबान में साइकोलॉजी कहते हैं। इतना तो आपको बासानी के साथ समझ में आ गया होगा। तो इल्म नफ्सियात को हम अंग्रेजी में क्या बोल रहे हैं भाई? साइकोलॉजी बोल रहे हैं। आसान लफ्ज में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा और आप भी पूरी कोशिश करें तो समझने की। उसके बाद देखिए, लफ्ज साइकोलॉजी यूनानी जुबान से लिया गया है, यानी ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ये एक सवाल बना था 2016 या 17 के टेट में कि यूनानी जबान से, यानी पहले यहाँ पर सवाल ये पूछा गया कि साइकोलॉजी जो लफ्ज है कौन सी जुबान से अख्ज किया गया है, लिया गया है, बोल के सवाल पूछा था। अब आपके माइंड में ये सवाल आ रहा कि भाई अब की मर्तबा भी पूछता, अरे वो एग्जामिनर है, कहाँ से भी सवालात बना ले। तो हम इसको आसान अंदाज में यानी आसानी से इसको रिजेक्ट करके हमारे को साइकोलॉजी की तारीफ नहीं, हम खाली थ्योरीज पढ़ लेते नहीं।
बल्कि इल्म नफ्सियात की पहले तारीफ जान लें। इल्म नफ्सियात है क्या? अगर आप आसानी के साथ अगर समझ गए तो बाकी की जो थ्योरीज है वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो देखिए यहां से एक पॉइंट निकल कर ये आया कि इल्म नफ्सियात जो है वो ग्रीक वर्ड से यानी यूनानी जुबान से लिया गया। अब इसको लिंक कैसे कर लेना? यूनानी जुबान, यूनानी हॉस्पिटल है कहां पर? मक्का मस्जिद के अपोजिट में, चार मीनार के करीब में, यानी मक्का मस्जिद के अपोजिट में यूनानी हॉस्पिटल। आप इसको ऐसा लिंक कर लें। साइकोलॉजी बोलते साथी, ये वर्ड जो निकला कहां से निकला भाई? यूनानी जुबान से निकला। यूनानी हॉस्पिटल है वहां पे, यहाँ पे आपको यूनानी जुबान यानी ग्रीक वर्ड बोल के याद रखना है। उसके साथ देखिए साइकोलॉजी दो लफ्ज से मिलकर बना है, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं साइकोलॉजी जो है दो लफ्ज से मिलकर बना है, यानी दो लफ्ज के ऊपर ये डिपेंड है, दो लफ्ज का मुरक्कब है, दो लफ्ज से मिलकर बना है। अब यहाँ पर देखिए साइकी प्लस लोगस, यानी यूनानी जुबान में साइकी से मुराद रूह के हैं, ये सवाल भी बन सकता। तो देखिए साइकी से मुराद क्या है, यानी साइकी बोले तो किसको बोलते हैं? तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा, यानी वहां पर ऑप्शन में रहेंगे मल्टीपल चॉइस में रूह बोलकर 100% रहेगा, आप वहां पर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद लोगस से अगर देखें तो मुतालिए के माने हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर आप ये पहले देख लेंगे। अगर हम ओवरऑल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी के माने देखें तो साइकोलॉजी रूह का मुतालिया कहा गया, यानी देखिए साइकोलॉजी को पहले क्या बोले भाई? रूह का मुतालिया बोले। उसके बाद देखिए वक्त के साथ साथ इसकी तारीफ बदलती गई, वक्त जैसे जैसे बदलता गया उसकी तारीफ भी बदलती गई, यानी किसकी? साइकोलॉजी की तारीफ बदलती गई। साइकोलॉजी कोई अलग नहीं है बल्कि पहले ये फिलॉसफी का एक हिस्सा है, यानी इसको बाद में क्या बोले भाई? साइकोलॉजी को साइंस बोले, क्योंकि तजुर्बेगा यानी साइंसी तजुर्बेगा के ऊपर, यानी ये क्या है? प्रैक्टिकल होता है, इसलिए इसको क्या बोले बाद में? माहिरीन नफ्सियात, ये एक साइंस है बोल के बोले। तो देखिए वक्त के साथ साथ माहिरीन नफ्सियात ने अब इस इल्म को किरदार का मुतालिया कहा। देखिए ये पैराग्राफ में कोई मुश्किल नहीं है, दो सवालात बनने के चांसेस, यहाँ पर उससे ज्यादा सवालात बनते भी नहीं। इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ अगर देखें तो इल्म नफ्सियात अंग्रेजी जुबान में इसको क्या बोले भाई? साइकोलॉजी बोले। लफ्ज साइकोलॉजी कहाँ से आया बोले तो क्या बोले हम लोग ने बोले कि माहिर नफ्सियात निकाल के बोले तो यूनानी जुबान के ग्रीक वर्ड से लिया गया बोले। साइकोलॉजी जो लफ्ज है दो लफ्ज से मिलकर बना बोले, कौन से? साइकी प्लस लोगस। यूनानी जुबान में साइकी के माने क्या है बोले तो क्या बोले? रूह के बोले, और लोगत से मुराद क्या बोले? मुतालिए के हैं बोल के बोले, यानी स्टडी के हैं। तो अगर हम ओवरऑल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी उठाकर देखें तो साइकोलॉजी के माने क्या निकल के आए भाई? रूह का मुतालिया। उसके साथ साथ ये भी याद रखना है कि हम रूह का मुतालिया तो पहले बोले कि साइकोलॉजी क्या है? रूह का मुतालिया है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसकी तारीफ बदल दी गई। माहिरीन नफ्सियात ने अब इस इल्म को क्या करे बोले? वो क्या बोले भाई? किरदार का मुतालिया यानी रवैये का मुतालिया करार दिया है। तो पहले देखिए यहाँ पर माहिरीन नफ्सियात ने सबसे पहले इस इल्म को क्या कहा था? तो सबसे पहले देखिए इसको रूह का मुतालिया बोले, यानी स्टडी ऑफ सोल बोल के बोले। उसके बाद दिमाग का मुतालिया बोले, स्टडी ऑफ माइंड। उसके बाद बोले शऊर का मुतालिया, यानी स्टडी ऑफ कॉन्शियस। उसके बाद बोले स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी किरदार का मुतालिया। अब यहाँ पर देखिए इसको यहाँ पर आपको थोड़ा सा डार्क करके बतलाया गया है, यानी अंडरलाइन भी किया गया है। द ओवरऑल मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर, यानी किरदार का मुतालिया, रवैये का मुतालिया। इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ साइकोलॉजी को इल्म नफ्सियात, यानी रवैये का जो मुतालिया है, किरदार का जो मुतालिया है, किरदार की जो स्टडी है, उसी को हम बोलेंगे इल्म नफ्सियात। तो मैं समझता हूं कि इल्म नफ्सियात क्या है आपको आसानी के साथ समझ आ गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट रहा तो आप बिल्कुल सवाल कर सकते हैं, यानी टेलीग्राम चैनल पर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मीनिंग एंड डेफिनेशन दो समझ आ गया होगा। चलिए अब हम इसके सवाल MCQ टाइप में इसी तरीके के सवाल आपको इम्तिहान में पूछे जाते हैं। अगर आप पहले टॉपिक समझ लें, उसके बाद इसके MCQ क्वेश्चंस अगर कर लें, यानी यहाँ पर दिए जाएंगे, तो यकीन जानिए आपको वहां पर
जब इम्तिहान में आप दाखिल होंगे तो आप आसानी के साथ साइकोलॉजी का जो हिस्सा होगा उसको आसानी के साथ हल कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए नफ्सियात के माने क्या है। अब देखिए आपने वहां पर टॉपिक सुना होगा, यानी जब मैंने आपके सामने जिक्र किया तो उम्मीद करता हूं कि नफ्सियात के माने क्या हैं। तो ऑप्शन ए में बतलाया गया है कि रूह का मुतालिया, या फिर जिस्म का मुतालिया, रवैये और जहन का मुतालिया, या फिर बीमारी का मुतालिया। तो देखिए नफ्सियात के माने क्या है, यानी पहले के माने बतलाने हैं या फिर बाद में के माने बतलाने हैं। तो मैंने कहा था कि आपको नफ्सियात के माने पहले के बतानी है या बाद के बतानी है। तो पहले क्या कहा गया था, नफ्सियात को रूह का मुतालिया कहा गया, लेकिन बाद में इसको क्या कहा गया, रवैये और जहन का मुतालिया। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा आंसर रहेगा, यानी पहले का जो आंसर है मैं आपको बतला दिया। बाकी के जो सवालात है मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं या फिर टेलीग्राम चैनल पर जरूर उसका आंसर दें, तो आपको आसानी हो रहेगी। तो चलिए, लफ्ज साइकोलॉजी की असल जुबान है, यानी दूसरा जो सवाल आपके सामने ये रहा कि लफ्ज साइकोलॉजी की असल जुबान क्या है। तो उर्दू है या फिर अंग्रेजी है, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी लातीनी जुबान है, ऑप्शन डी यूनानी जुबान है। हमने लफ्ज साइकोलॉजी जो लिया गया वर्ड कौन सी जुबान से लिया गया और कहाँ से उसको लिंक करके पढ़ना है, मैं इससे पहले जिक्र कर चुका हूँ, यानी उर्दू जुबान से, अंग्रेजी जुबान से, लातीनी जुबान से या फिर यूनानी जुबान से लिया गया है। आप बाखूबी अच्छे से जानते हैं, इसको आप जहन नशीन कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ से तीसरा सवाल बनता है, साइकी का मतलब क्या है। साइकी का मतलब क्या रहा, जिस्म है, रूह या फिर आंख या फिर हाथ। यानी ऑप्शन ए जिस्म, ऑप्शन बी रूह, ऑप्शन सी आंख, ऑप्शन डी हाथ। तो साइकी का मतलब हमने देखा था क्या है, तो आप बखूबी से आंसर से वाकिफ हैं। अगर आपको आंसर देने में दुश्वारी हो रही है तो आप 10 मिनट पहले जो आपके सामने वीडियो पेश की गई है वो वीडियो को अच्छे से जहन लगाकर एक जगह, यानी जहन आपका एक ही जगह रहे, उस वीडियो को देखें तो आप बआसानी के साथ ये तीसरे का जो आंसर रहा, यानी साइकी का मतलब क्या है, आप आसानी के साथ जवाब दे सकेंगे। चौथा देखिए, एजुकेशन साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात का मुताल्लुक है, किससे है, तालीमी नफ्सियात का मुताल्लुक यहाँ पर किससे है बोल के सवाल करा। तो पहला ऑप्शन देखिए, स्कूल की सफाई से है, ऑप्शन बी बच्चों की जहनी नशोनुमा से है, ऑप्शन सी इम्तिहानात से है, ऑप्शन डी निसाब से है। देखिए यहाँ पर एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि जब मुअल्लिम कमरे जमात में दाखिल होता है तो बच्चे के जो इमोशंस है, यानी बच्चे के जो ज़ाहिरी हालात कुछ और होते हैं, बातिनी हालात कुछ और होते हैं। जब क्लास में दाखिल हो गए, आप बच्चे की अगर साइकोलॉजी से यानी उसके नफ्सियात से वाकिफ नहीं रहे तो जाहिर सी बात है कि टीचर जो पढ़ाने वाले हैं, बच्चा जो सुन रहा है, दोनों के अंदर जो खासकर यानी दोनों के दरमियान में जो रिश्ता होता है, यानी अगर आप पढ़ा रहे हैं, मैं समझ रहा हूँ कि क्लास में एंट्री मार दिया, मैं बहुत धारकारी हूँ, मैं बहुत ज़बरदस्त पढ़ा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, वैसा कर सकता हूँ, लेकिन बच्चों को वैसा माहौल नहीं मिल रहा, उसकी जहनी कैफियत कुछ और है, यानी उन्हें कहीं खोया हुआ है, घर में उसके वालिदैन उसको डांट कर स्कूल भेजे या फिर उसको एक मार कर भेजे, तो उसकी जहनी कैफियत कुछ और होती है। और हर एक वेदर का माहौल जो होता है वो अलग अलग, यानी वेदर जो माहौल होता है उसकी मुताबिकत भी यानी लिंक बच्चे से जुड़ी हुई होती है, यानी कहीं का बच्चा और कुछ जेनेटिक्स का भी इफेक्ट होता है। तो यानी जब तक हम साइकोलॉजी सही से नहीं सीखेंगे, साइकोलॉजी है क्या, बच्चे की साइकोलॉजी नहीं जानेंगे तो बच्चे को हम सही से नहीं पढ़ा सकेंगे। यानी आपके पास कितना भी नॉलेज रहने दीजिए, बच्चे की अगर आप साइकोलॉजी से वाकिफ नहीं हैं तो आप उसको जो इल्म देना चाहते वो मुकम्मल तौर पर इल्म नहीं दे पाएंगे। तो चलिए चौथा यहाँ पर जो सवाल दिया गया था कि एजुकेशन साइकोलॉजी यानी तालीमी नफ्सियात का ताल्लुक है, तो ऑप्शन में देखिए स्कूल की सफाई है, बच्चों की जहरी नशोनुमा है, इम्तिहानात है, निसाब है। तो जाहिर सी बात है, आप उम्मीद करता हूँ कि इसका आंसर क्या है आप देंगे। कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आपको कुछ दुश्वारी हो रही है तो मैं इंशाल्लाह आपकी रहबरी करने के लिए तैयार हूँ। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर हमारे सामने ये रहा कि नफ्सियात का मौजू है। नफ्सियात का मौजू क्या है, ऑप्शन ए देखिए तारीख,
ऑप्शन बी इंसान का रवैया, ऑप्शन सी जोग्राफिया, ऑप्शन डी नबातात। तो इसके जवाब यानी इसका जवाब क्या रहा, आप अगर वो वीडियो देखें 10 मिनट पहले तो आप आसानी के साथ जवाब दे पाएंगे। अब उसके बाद छठा सवाल देखिए, नफ्सियात का ताल्लुक है, यानी नफ्सियात का ताल्लुक किससे है, सिर्फ बालिग लोगों से है या फिर हर उम्र के इंसानों से है, जानवरों से है या फिर मशीनों से है। तो इस तरीके के सवालात यानी हर उम्र के इंसान से है या सिर्फ नफ्सियात का जो ताल्लुक है किससे है। अब हमने जाना कि भाई चाइल्ड साइकोलॉजी यानी बच्चों की साइकोलॉजी, अगर हम वाकिफ नहीं रहेंगे तो उनको इल्म नहीं दे पाएंगे। तो जाहिर सी बात है कि इल्म सिर्फ इल्म साइकोलॉजी बच्चों तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये बड़ों तक भी है, यानी हर उम्र के इंसानों से। इसका आंसर ये रहा। तो आगे बढ़ते हैं, तालीमी नफ्सियात की मदद से उस्ताद क्या कर सकता है, किताबें लिख सकता है या फिर इम्तिहान लेता है, यानी अच्छे से तालिब इल्मियों यानी तालिब इल्मों की जहनीत से समझता है या फिर स्कूल चलाता है। तो देखिए किताबें लिखना, इम्तिहान लेना, तालिब इल्म की जहनीत को समझना, स्कूल चलाना। तो अब देखिए, अब यहाँ पर हमारा कई मरतबा मैं हमारे दोस्तों से भी ये सवाल करते रहता हूँ, जब जवाब को उनको कुछ समझ में नहीं आया तो लेंथी जो जवाब देता, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर देखिए लेंथी जवाब दिया यानी बड़ा जवाब है। तो यहाँ पर क्या करते कि भाई ये बड़ा जवाब दिया बोल के बड़े को यहाँ पर ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं, आपके दिमाग को दौड़ाइए पहले कि भाई किताबें लिखता उस्ताद, तालिबी नफ्सियात से क्या होता, उस्ताद को किस में मदद मिलती, इम्तिहान लेने में मदद मिलती या फिर किताबें लिखने में, तालिब इल्म को जहनीत को समझने में मिलती या फिर स्कूल चलाने में मिलती। तो ये आसान से सवाल है, आसान से जवाब है, तो आप इसका जवाब देने की कोशिश करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइकोलॉजी का मतलब क्या है, साइकोलॉजी का मतलब क्या है। तो इल्मुल हैवानात है या फिर जहन और रवैये का इल्म है, रूहानी इलाज है या फिर तिब का इलाज। तो देखिए इल्मुल हैवानात यानी हैवानात का इल्म है या फिर बच्चों के जहन और रवैये को समझने का इल्म है या फिर रूहानी इलाज है यानी बाबा का लीमू नारियल कंपनी का इलाज है या फिर तिब का इलाज है। तो आप जाहिर सी बात है साइकोलॉजी का मतलब हमने इससे पहले समझा, तो आप आसानी के साथ जवाब दे पाएंगे। चलिए 9वें सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं, नफ्सियात को साइंसी इल्म कब माना गया। देखिए नफ्सियात कोई अलग सा हिस्सा नहीं है, मैं पहले से जिक्र करते हुए आ रहा हूँ, ये एक फिलासफी का हिस्सा है। नफ्सियात को साइंसी इल्म, मैं ये आंसर कर दूं, 19वीं सदी में कहा गया कि ये साइंसी इल्म है, यानी इसलिए कहा गया क्योंकि ये प्रैक्टिकल इल्म होता है, तो इसलिए इसको साइंसी इल्म माना गया 19वीं सदी में। अब जो टॉपिक हमने पढ़ा था कि इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ यानी साइकोलॉजी मीनिंग एंड डेफिनेशन, उससे इससे बढ़कर सवालात नहीं बनेगी। यानी मैं आपके सामने यहाँ पर जुमला 9 क्वेश्चंस किया, 9 सवालात में से ही सवालात बनेंगे, इसी को घुमा फिरा कर पूछेगा, इससे हटकर कोई सवाल आपके सामने नहीं बनेगा। तो जाहिर सी बात है, मैं उम्मीद करता हूं कि आप इल्म नफ्सियात के माने और तारीफ समझ गए। एमसीक्यूज जो सवाल यहाँ पर दिए गए इसको आप हल करने की कोशिश करेंगे, एक एक कर कर अगर आप कोशिश करेंगे। पेपर 2 सोशल वालों के लिए काफी अहम है, मार्क्स इंप्रूवमेंट अगर करना चाहते हैं तो पेपर 2 मैथ्स एंड साइंस, मैथ्स जिनका मेथड था तो वो लोगों के लिए भी काफी अहम है ये हिस्सा, क्योंकि आप मार्क्स इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। तो अब देखिए स्कूल ऑफ थॉट्स, यहाँ पर कई लोगों को थोड़ा समझने में दुश्वारी होती है, मैं इंशाल्लाह इसको बहुत ही आसान अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा, उम्मीद करता हूं कि आप समझ भी जाएंगे। तो सबसे पहले देखें यहाँ पर स्कूल ऑफ थॉट्स है क्या, इसको हम पढ़ लेंगे, उसके बाद हम समझने की कोशिश करेंगे। स्कूल ऑफ थॉट्स को स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहा जाता है, ये अच्छे से जहन में रखना है कि स्कूल ऑफ थॉट को हम स्कूल ऑफ साइकोलॉजी भी कहेंगे। अब ये स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है, अगर आप यहाँ पर ये समझ जाएंगे स्कूल ऑफ थॉट क्या है, तो मैं समझता हूँ कि आगे के जो थ्योरीज है वो आपको कौन सी थ्योरीज किस में आ रही है, क्यों आ रही है, वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। थ्योरीज पढ़ते जा रहे हैं, कौन सी थ्योरीज किस में आ रही हम लोगों को मालूम नहीं, तो मैं समझता हूँ कि पैसे तो है हमारे पास, खरीदना क्या है ऐसा हो जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ कि स्कूल ऑफ थॉट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी क्या है, इसको आप अच्छे से समझें, क्योंकि यहाँ अगर आप समझ गए तो साइकोलॉजी समझना कोई आपके लिए मुश्किल काम नहीं रहेगा। तो देखिए स्कूल ऑफ थॉट से मुराद
माहिरीन नफ्सियात के नजरियात है। माहिरीन नफ्सियात के नजरियात क्या है? अब यहां पर देखिए, ह्यूमन बीइंग यानी इंसान की साइकोलॉजी यानी इंसान की जो स्टडी की गई, माहिरीन नफ्सियात के नजरियात थॉट अलग अलग थे। यानी हर माहिरीन नफ्सियात के स्कूल ऑफ थॉट इसी को बोल रहे, देखिए स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इसी को बोल रहे कि माहिरीन नफ्सियात के जो नजरियात हैं उसी को हम स्कूल ऑफ थॉट बोल रहे हैं। माहिरीन नफ्सियात है, कोई एक मसले को लेकर बात कर रहे, तो माहिरीन नफ्सियात के नजरियात अलग अलग हैं। यहाँ पर सेक्शन बनाए गए, जैसा कि ह्यूमन बीइंग की स्टडी की जा रही, इंसान की जो स्टडी की जा रही, नफ्सियात का इल्म लिया जा रहा, तो माहिरीन नफ्सियात जो थे उनके नजरियात बिल्कुल अलग अलग थे। उसी को हम बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट, यानी नजरियात अलग अलग जिसके हैं, यानी नजरियात को अलग अलग तरीके से बयान करना। यानी एक उनको मुद्दा दे दिए, भाई मेरा नजरिया ऐसा है, उन्होंने बोले मेरा नजरिया ऐसा है, उन्होंने बोले मेरा नजरिया ऐसा है, इसी को हम बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। जिन माहिरीन नफ्सियात के नजरियात यानी थॉट एक जैसे या मिलते जुलते थे, उन नजरियात को एक सेक्शन में रखा गया। अब देखिए, एक मसले को लेके ये बस कहाँ जा रही बोल के मैं ऐसा पूछ लिया, तो मिसाल के तौर पे बोले कोई लोग काचीगुड़ा जा रही, अब बोले कोई इसके साथ वया अंबरपेट जा रही बोल के बोले, तो बहरहाल या फिर चार मीनार जा रहे, कहां से जा रहे भाई, अफजलगंज से जा रहे बोले, कोई बोले ऐसा फिर के मदीना मार्केट से जा रहे। यानी अगर उनके नजरियात एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उसको हम एक सेक्शन में रखें। अब यहां पर दूसरा पॉइंट देखिए, जिन माहिरीन नफ्सियात के नजरियात यानी थॉट अलग अलग थे, उनको क्या करें, अलग सेक्शन में रखें। तो यानी ओवरऑल आप यहां पर भी देखें, स्कूल ऑफ थॉट से मुराद ये है कि माहिरीन नफ्सियात के नजरियात, यानी एक मुद्दा दीजिए, उसको लेकर पूछे कि भाई आपका नजरिया इसके ऊपर क्या है। तो जिन माहिरीन नफ्सियात के थॉट एक जैसे थे उनको एक सेक्शन में रखा गया, और जो माहिरीन नफ्सियात के नजरियात मुख्तलिफ थे यानी एक दूसरे से वो क्या कर रहे थे भाई, डिफरेंट थे, एक दूसरे को वहां पर टक्कर दे रहे थे, तो उनको क्या करे भाई, अलग सेक्शन में रख दिए। इसी को हम बोलेंगे स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। इसको आप अच्छे से समझ जाएं तो मैं समझता हूं कि आसानी होगी। चलिए, अगर आप यहां पर समझने में खासी रह गए हैं तो मैं और एक अंदाज में आपको समझाने की कोशिश करूं। नफ्सियात साइंस जो है, साइंसी इल्म है जो इंसानी रवैये और बिहेवियर, जज्बात और अफ़आल का मुतालिया करता है। आपको ये तो समझ में आ जाना चाहिए। तो नफ्सियात जो है ये एक साइंसी इल्म है। अब जो इंसान का रवैया होता है, जहन होता है, बिहेवियर और जज्बात इसके अफ़आल होते हैं, इसका मुतालिया ही क्या है, इल्म नफ्सियात है। वक्त जैसे जैसे गुजरता गया, इसको यूं समझे, वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने इंसान को समझने के लिए मुख्तलिफ नजरियात और तरीक़ेकार अपनाए हैं। यानी एक ही तरीके से नहीं बताए, जैसा कि हैदराबाद आ रहे कई डिस्ट्रिक्ट वाले, उनको तरह तरह के क्या होते भाई, रास्ते होते हैं, रूट होते हैं, वो रूट से वहां तक पहुंच रहे हैं। यानी एक ही नजरिए से नहीं, एक ही रास्ते से वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे हैं। इसी तरीके से माहिरीन नफ्सियात जो हैं, इंसान की जो स्टडी किए हैं, तो उन्होंने अलग अलग तरीके अपनाए हैं। रवैये को किस तरीके से समझे, बिहेवियर को किस तरीके से, उनके जज्बात को किस तरीके से समझे, उनकी जहनी नशोनुमा किस तरीके से होती है, उनका जहन कौन से वक्त में किस तरीके से काम करता है। तो अलग अलग माहिरीन नफ्सियात में अपने अलग अलग नजरिए दिए हैं, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्कूल ऑफ थॉट बोलेंगे। मुख्तलिफ माहिरीन नफ्सियात ने इंसान को समझने के लिए मुख्तलिफ नजरियात और तरीक़ेकार अपनाए हैं। उन्हीं नजरियात को हम क्या बोले भाई, और उन्हीं तरीक़ों को मजमुआ यानी स्कूल ऑफ थॉट कहलाता है, यानी मकतबे फिक्र कहा जाता है। ये आसान तरीके से मैं समझता हूं कि आपको समझ आ गया हो। अब देखिए, हर मकतबे फिक्र एक खास नुक्ता नजर रखता है, यानी हर मकतबे फिक्र जो है खास नुक्ता नजर रखता है, जैसा कि जिसकी बिना पर वो इंसानी सोच, जज्बात और रवैये को समझने की कोशिश करता है। यानी यहाँ पर बस चार मीनार तक पहुंच रही है, चाहे वो कौन से भी रूट से हो, लेकिन वाया इंपॉर्टेंट होता है, यानी कहां से जा रही है ये इंपॉर्टेंट होता है। यही इसी को हम बोलेंगे नुक्ता नजरिया। हर एक
साइकोलॉजिस्ट ने अपना अलग अलग नजरिया बयान किया, यानी नजरिया ऐसा है, इंसान को ऐसे समझ सकते हैं, इसी को हम नुक्ता नजर बोले। देखिए, इंसान को समझने के लिए उन्होंने बोले कि भाई ऐसा समझना है, उन्होंने अलग नजरिया बताए, लेकिन जो नुक्ता नजरिया है वो इंपॉर्टेंट, जिसकी बिना पर इंसान की सोच, जज्बात और रवैये को समझने की कोशिश की जाती है। अब देखिए यहाँ पर इंसान को यहाँ पर सबसे पहला नजरिया दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी, ये काफी अहम रहा। आपको यहाँ से भी सवाल बनते हैं, बनेंगे भी। उम्मीद करता हूं कि आप अगर ये आसानी के साथ समझ लें तो आसानी के साथ जवाब भी दे पाएंगे। स्कूल ऑफ थॉट ज्यादा कुछ भी नहीं है, माहिरीन नफ्सियात के नजरियात हैं। ह्यूमन बीइंग की जो स्टडी करे, माहिरीन नफ्सियात अपना अपना अलग अलग नजरिया रखे, उन्होंने बोले ऐसा, उन्होंने बोले वैसा। तो बहरहाल इनके नजरिए को क्या है, अगर एक दूसरे से मिल रहे तो उनको एक सेक्शन में रखे, अगर इनके यानी नजरियात एक दूसरे से नहीं मिल रहे तो उनको क्या करे भाई, अलग सेक्शन में रख दिए। इसी को हम बोले स्कूल ऑफ थॉट, स्कूल ऑफ साइकोलॉजी। तो अब इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है स्ट्रक्चरलिज्म। यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या है भाई, स्ट्रक्चरलिज्म। उसको बोले हम साख्तियाती नजरिया, यानी अगर हम इसको ऐसा भी साख्तियाती यानी हैयत का नजरिया या फिर साख्तियात का नजरिया भी सवाल दिया जाता तो ये पहला मकतबे फिक्र है। यानी यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके ऊपर काम कौन करे भाई, विलियम वुंड करे, एडवर्ड टीशनर करे। अगर इनके हम की आइडिया फोकस की बात करें तो यहाँ पर देखिए इनका मेन यानी नुक्ता नजरिया यानी मरकजी नुक्ता जहन को जो है छोटे छोटे हिस्सों में, अज्जा में तकसीम करके मुतालिया करना है। देखिए, अज्जा को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करना, यानी ओवरऑल एक के ऊपर फोकस नहीं करना, बल्कि छोटे छोटे। एक साइकिल है, वहां पर आप थ्योरीज पढ़ेंगे जब आसानी के साथ समझ में आएगा। ये जो थ्योरीज है, साइकिल है, उसको ओवरऑल नहीं देखना बल्कि एक एक अज्जा। पहले इसको टायर दिया गया, हैंडल है, उसके बाद ब्रेक दिया गया, ऐसा ऐसा अगर हम स्टडी करेंगे तो बासानी के साथ समझ सकेंगे। बल्कि इसका एक फोकस है, नुक्ता नजरिया है। बहरहाल इसको हम अलग अलग तरीके से समझने की कोशिश करेंगे जब थ्योरीज आएंगी। इसका यहाँ पर देख लीजिए कि नजरिया कौन ये यानी कौन सा नजरिया है, इसको कौन पेश करे, ये अगर आप समझ जाएंगे तो मैं समझता हूं कि यहाँ से भी जो सवालात बनेंगे तो बासानी के साथ जवाबात हम दे पाएंगे। जब थ्योरीज आएंगी फिर से इसको हम यादा करेंगे। तो चलिए अब सेकंड वन देखेंगे, अमलियाती नजरिया। इसको हम बोलेंगे फंक्शनलिज्म, यानी पहला हम इसको अधूरा छोड़िए, इसको हम पूरा सा देख लेंगे। ये पहले मकतबे फिक्र है जिसका मकसद है शऊर यानी कॉन्शियस की साख्त को समझना था। इसके बानी की अगर बात करें तो यहाँ पर विलियम वुंड है, और मरकजी नुक्ते की बात करें तो जहन को छोटे छोटे हिस्सों में यानी अज्जा में तकसीम करके मुतालिया करना है। जहन को छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करके यानी अज्जा में तकसीम करके मुतालिया करना है। अब बात करेंगे हम फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म क्या है? ये नजरिया जहन के अफआल और उनके अमली इस्तेमाल पर जोर देता है, यानी जहन के अफआल जो काम होते हैं उनके अमली इस्तेमाल यानी प्रैक्टिकल पर जोर देता है। इसके बानी की अगर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विलियम जेम्स हैं और इसके ऊपर काम करने वाले जॉन डेवी दोनों हैं। उसके अगर हम की पॉइंट की अगर फोकस की बात करें, इनका मरकजी नुक्ते की बात करें तो मरकजी नुक्ता देखिए, जहन किस तरह माहौल के साथ मुताबिकत पैदा करता है, यानी जहन माहौल के साथ मुताबिकत पैदा कर रहा। यहाँ पर देखिए फंक्शन ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेस इनके की पॉइंट्स हैं। उसके बाद चलिए अब हम बात कर लेते हैं बिहेवियरिज्म, बर्ताव का नजरिया। बर्ताव का नजरिए की अगर बात करें तो जॉन वाटसन, बीएफ स्किनर, यानी इन दोनों के नजरियात एक जैसे थे। बिहेवियरिज्म की अगर मकतब फिक्र की बात करें, इन चीजों का मुतालिया करता है जो जाहिरी तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता है, यानी जो जाहिरी तौर पर देख सकते, मुशाहिदा कर सकते, उसकी बात किस में होगी? बिहेवियरिज्म में होगी, जैसा कि रवैया। और इसके बानी की अगर बात करें तो बीएफ स्किनर, जेबी वाटसन। मरकजी अगर नुक्ते की अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते ऑब्जर्वेबल बिहेवियर एंड इन्वायरमेंट, सीखने का अमल और मुहर्रिक रद्द अमल। उसके बाद हम बात करेंगे साइको एनालिसिस यानी तहलीली नजरिया। अगर इसके बारे की बात करें तो सिगमंड
फ्राइड है। देखिए, इस नजरिए के मुताबिक इंसानी रवैये का ज्यादातर हिस्सा लाशऊरी हालत में यानी अनकॉन्शियस पर मबनी होता है। बानी अगर बात करें तो सिगमंड फ्राइड है। ऐसा के मरकजी नुक्ते की अगर बात करें तो लाशऊरी ख्वाहिशात, जिनसी जज्बात और बचपन के जो तजुर्बात है तो वो अनकॉन्शियस मोड पर मबनी होते हैं, बल्कि बोले अनकॉन्शियस मोटिवेस एंड चाइल्ड एक्सपीरियंस। उसके बाद हम बात करेंगे इदारे की नशोनुमा यानी कॉग्निटिव थॉट की अगर बात करें तो इसके बानी जीन पियाजेट हैं। यहाँ पर देखिए मेंटल प्रोसेस यानी हम किसकी बात करें, कॉग्निटिव। ये नजरिया इंसानी जहन के इदारे की अमल जैसे सोचना, याद रखना, सीखना और मसले का हल करने पर तवज्जो देता है। इसके मरकजी नुक्ते की अगर बात करें हम यानी कॉग्निटिव की, तो ये दिमाग का एक प्रोसेस है जो मालूमात को समझता है और इस्तेमाल करता है, यानी मालूमात को समझना उसके बाद उसको इस्तेमाल करना। उसके बाद हम देखेंगे ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी। यहाँ पर देखिए ह्यूमनिस्टिक इंसानियत पसंदी साइकोलॉजी, इसको करल रोजर यहाँ पर देख सकते हैं आप, और अब्राहिम मास्लो। ये मकतबा फिक्र की अगर बात करें तो इंसान को मुस्बित और बासालाहियत समझता है जो अपनी तरक्की की ख्वाहिश रखता है। बानी की अगर बात करें तो करल रोजर्स और अब्राहम मास्लो। मरकजी नुक्ता है खुदी यानी सेल्फ, जाती आज़ादी और खुद की तकमील, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। उसके बाद हम गेस्टाल्ट थ्योरी की बात करें, इस नजरिए के मुताबिक इंसान अशिया को मुकम्मल तौर पर शक्ल में देखता है, न कि उनके इनफरादी हिस्सों में। मरकजी नुक्ता मुकम्मल तस्वीर यानी ज्यादा अहम है, यानी इंसान जो सीखता है वो मुकम्मल देखकर सीखता है, अकेले यानी उसको अलहदा अलहदा करके नहीं सीखता। जैसा कि एक साइकिल देख लिया तो ये साइकिल है, उसके से यानी टायर ऐसे होते हैं, ब्रेक ऐसा ऐसा, इसको अलग अलग करके सीखता है बोल के ये लोगों का मानना है, इनका नजरिया है। तो देखिए स्कूल ऑफ थॉट यही है कि माहिरीन नफ्सियात ने इंसान को समझने के लिए, सीखने के लिए, उसके माहौल कैसा होता है, ये तमाम चीजें जो बतलाई, जिन जिन माहिरीन नफ्सियात के नजरियात एक थे उनको एक सेक्शन में रखा गया, जो माहिरीन नफ्सियात के थॉट अलग अलग थे उनको अलग सेक्शन में रखा गया। यानी माहिरीन नफ्सियात के जो नजरियात हैं, ओवरऑल ऑफ हम इसके मीनिंग देखें तो माहिरीन नफ्सियात के जो नजरियात हैं उसी को हम स्कूल ऑफ थॉट बोले। तो स्कूल ऑफ थॉट इंपॉर्टेंट यानी ये रहे इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट इन साइकोलॉजी। तो अब हम आगे बढ़ेंगे, इसके सवालात इस तरीके से पूछे जाते हैं। अगर आप ये साइकोलॉजी के स्कूल ऑफ थॉट्स यानी स्कूल ऑफ साइकोलॉजी अगर आप समझ गए हैं तो आप बआसानी के साथ ये आंसर भी कर पाएंगे। पहला देखिए, बर्ताव के नजरिया यानी बिहेवियरिज्म का नारा क्या था। ऑप्शन ए जहन की साख्त अहम है, ऑप्शन बी सिर्फ मुशाहिदा रवैया काबिल मुतालिया है। तीसरा अगर ऑप्शन देखें तो इंसान आज़ाद मर्जी रखता है। चौथा अगर ऑप्शन देखें यानी ऑप्शन डी लाशऊर सब कुछ कंट्रोल करता है। अगर आप ये पिछले 20 मिनट की अगर आप वीडियो देखे हैं तो मैं समझता हूं कि ये हिस्सा आप आसानी के साथ यानी जो सवाल पूछे जाएंगे आप आसानी के साथ कर सकेंगे। देखिए बिहेवियरिज्म की अगर बात की गई तो हम बिहेवियरिज्म में क्या जाना था, बिहेवियरिज्म बर्ताव के नजरिए में रवैया परस्ती कहते हैं उसको। ये मकतबा फिक्र सिर्फ उन चीजों का मुतालिया करता है जो जाहिरी तौर पर मुशाहिदा किया जा सकता। तो आप देखिए यहाँ पर आंसर कहाँ पर है, जहन की साख का मुतालिया है या फिर सिर्फ मुशाहिदा शुदा रवैये काबिल मुतालिया है या फिर इंसानी आज़ाद मर्जी रखता है या लाशऊर सब कुछ कंट्रोल रखता है। तो जाहिर सी बात है सिर्फ मुशाहिदा शुदा रवैया काबिल एतमाद है, यानी बिहेवियरिज्म का नारा था जिसके बानी BF स्किनर हैं और इसके ऊपर जॉन वाटसन ने भी काम किया था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। साख्तियाती नजरिया, साख्तियाती नजरिया देखिए साख्तियाती नजरिया स्ट्रक्चरलिज्म का बानी कौन था। तो स्ट्रक्चरलिज्म का बानी सिगमंड फ्राइड है या फिर विलियम वुंट है, जॉन डेवी है या फिर कार्ल रोजर। तो देखिए हम स्ट्रक्चरलिज्म को हम पहले ही पढ़ा था, ये पहले मकतबे फिक्र है जिसका मकसद शऊर यानी कॉन्शियस की साख्त को समझना है। बानी की हम बात कर रहे थे, उसके बानी विलियम वुंट हैं, यहाँ पर जवाब दिया गया है। अब बाकी के जो आंसर है वो आपको करने हैं। फंक्शनलिज्म का जो नजरिया था उसका मकसद क्या है बोल के सवाल यहाँ पर आपको पूछा गया है।
तो फंक्शनलिज्म का नजरिए का मकसद क्या है? जहन की साख्त का मुतालिया करना है, या फिर इंसान के लाशऊरी यानी तजुर्बे हैं, रवैये के अफ़आल और उसे हम आहंगी का मुतालिया है, या डी देखिए इंसानी सलाहियतों को बढ़ाना है। चौथा सवाल आपके सामने ये रहा, सिगमंड फ्राइड किस स्कूल ऑफ थॉट से वाबस्ता है? साख्तियत से है, फंक्शनलिज्म से है, तहलीली नफ्सियात से है, या इंसानियत पसंदी से है। पांचवा देखिए, इंसानी खुद मुख्तारी या फिर तरक्की और खुद हकीकत साइंस पर जोर किस स्कूल ऑफ थॉट में दिया गया है? इदारिकियत में तो जहन को दिया गया। इंसानियत पसंदी में यकीनन इंसानियत पसंदी इसका आंसर रहा। साख्तियत में दिया गया, नहीं दिया गया। फंक्शनलिज्म में दिया गया, नहीं दिया। तो किस में दिया गया? इंसानियत में दिया गया। तो छठा क्वेश्चन का जवाब आप देना है। जीन पियाजे का ताल्लुक किस नजरिए से है? तहलीली नजरिए से है, कॉग्निटिव नजरिए से है, या फिर सलूक से है, या फिर फंक्शनलिज्म से है? तो आंसर आप इसका कमेंट बॉक्स में बताएं, या फिर टेलीग्राम चैनल पर आप आंसर दे सकते हैं। किसी में अगर डाउट रहा तो आप बिल्कुल आंसर दीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो आपको डेफिनेशन ऑफ साइकोलॉजी, मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, इंपॉर्टेंट स्कूल ऑफ थॉट्स और एमसीक्यू टाइप जो सवाल दिए गए हैं, आपको समझने में आसानी रहेगी। अगर आप एक ही इसी किस्म की साइकोलॉजी की मैराथन का, यानी टाइम हमारे पास बहुत कम है, तो आपका काम ये है कि आप मैराथन क्लासेस से भी फायदा उठा सकते हैं। तो एचएस एकेडमी ऐप पर मैराथन क्लास अवेलेबल है साइकोलॉजी, ईवीएस और उर्दू पेपर 1 के लिए। पेपर 2 की अगर मैं बात करूं तो सोशल के जो 60 मार्क्स होते हैं कंटेंट से, उसके हमारे पास इंपॉर्टेंट अहम पॉइंट्स है। एक छोड़कर 2 हैंड नोट्स हैं। उसके अलावा साइकोलॉजी और उर्दू यानी 120 मार्क्स पेपर 2 के लिए हमारे पास नोट्स अवेलेबल हैं और रिकॉर्डेड मैराथन क्लास भी है। आप डायरेक्ट ज्वाइन करके उससे भी फायदा ले सकते हैं, क्योंकि वक्त की नजाकत को देखते हुए अगर काम करें तो कामयाबी आपका मुकद्दर बनेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो से भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इंशाअल्लाह अल अजीज मैं इसी तरीके की वीडियो बनाकर चैनल पर अपलोड करता रहूंगा। आप इससे भी फायदा उठा सकते हैं, यानी ये फायदा भी आपको बहुत ज्यादा रहेगा, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको बेहतर कौन सा है उसके साथ जाइए। इंशाअल्लाह ताला फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टीएस टेट 2025 इल्म नफ्सियात साइकोलॉजी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए काफ़ी अहम ये पार्ट 2 रहा। पार्ट 1 पहले पेश किया जा चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वो आप वीडियो देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दूंगा, पहले वो वीडियो देख लें। उसके बाद आपको पार्ट 2 देखना होगा, क्योंकि पहला पार्ट 1 देखेंगे तो पार्ट 2 समझ में आएगा। अगर आप एक ही वीडियो में मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो एचएस एकेडमी ऐप पर आपको मैराथन क्लास अवेलेबल है, जाकर वहाँ पर देख सकते, फ़ायदा उठा सकते। और रही बात उस वीडियो के ज़रिए कई लोग साइकोलॉजी में 25 प्लस स्कोर कर चुके हैं, तो वक्त का तकाजा यही है कि आप मैराथन क्लास से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि वक्त बहुत कम रहा हमारे पास। तो चलिए हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं, यानी आगे बढ़ते हैं। नशोनुमा, बालिगी और पख्तगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। इससे 2 सवालात बनते हैं। आप पेपर उठाकर, यानी पिछले जो टेट के इम्तहानात हुए हैं, अगर आप पर्चा उठाकर देखें तो यहाँ से 2 सवालात किए जाते हैं। हो सकता है 3 भी हो जाए या 1 भी हो, लेकिन ये टॉपिक बहुत ही अहम रही, क्योंकि एक एक नंबर से रह जाते हैं। यानी 70 बीसी कैटेगरी हैं तो 74, तो उनसे पूछिए 1 मार्क्स की जो क्या हकीकत है। अगर आप उसी कैटेगरी के हैं तो 89 हैं, तो उनसे पूछिए कि भाई 89 यानी 1 मार्क्स अगर आ जाता तो उनकी दुनिया बदल सकती थी, हो सकता है डीएससी में भी वो जॉब मार सकते थे। तो 1 मार्क्स भी काफ़ी अहम रखता है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैचुरेशन एंड कॉन्सेप्ट एंड नेचर से 2 सवाल तो पूछे जाते हैं मैक्सिमम। आप यूँ समझ लीजिए, अगर आप ये समझ लिए तो आपको ये जो हिस्सा है यहाँ से दूसरे जो सब्जेक्ट है उसमें भी ये काम में आ सकता है। तो चलिए हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। नशोनुमा, बालिगी और पख्तगी, तसव्वुरात और फितरत। अगर हम ये समझ लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला 2 मार्क्स हमारे अकाउंट में रहेंगे, खाते में रहेंगे। तो सबसे पहले देखें, इल्म नफ्सियात के लिहाज से देखा जाए तो इल्म नफ्सियात इन तीनों पर ही मुश्तमिल है, यानी वो
क्या है कि इसके ऊपर इल्म नफ्सियात का डिपेंड है, इल्म नफ्सियात इसके ऊपर डिपेंडेबल है। तो यहाँ पर देखिए नशोनुमा, डेवलपमेंट, दूसरा है बालिदगी, तीसरा है पुख्तगी। इल्म नफ्सियात की ये जान है। देखिए हम इल्म नफ्सियात में इन तीनों के ऊपर बात करते हैं, नशोनुमा के ऊपर यानी डेवलपमेंट, बालिदगी यानी ग्रोथ, और पुख्तगी मैचुरेशन। देखिए नशोनुमा को इर्तिखा भी कहा जाता है, इसको आप अच्छे से जहन में रखना होगा, क्योंकि जो एग्जामिनर है लोगों का यानी हम लोगों का खासकर दिमाग को टेस्ट जांचने के लिए नए नए अल्फाज, नए नए तरकीब का वो इख्तियार करते हैं कि किस तरीके से माइंड को डिवाइड किया जाए, माइंड को भटकाया जाए, माइंड को अलग तरफ ले जाया जाए। तो उनका काम ही होता है, नशोनुमा को इर्तिखा भी कहा जाता है। हो सकता है इर्तिखा अगर पूछ लिया तो वो कोई और चीज़ नहीं, डेवलपमेंट रहेगा। अब देखिए बालिदगी को कई लोग डेवलपमेंट भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे याद रखना होगा, बालिदगी यानी ग्रोथ। देखिए गी, यहाँ बालिदगी, गी का लास्ट का गाफ ये गी, और यहाँ पर ग्रोथ जी से शुरू हो रहा है, यहाँ भी गी से इख्तिताम हो रहा है, इसको आप याद रखिए। मैचुरेशन की अगर बात करें, पुख्तगी। इल्म नफ्सियात के लिहाज से पहला पॉइंट ही यही देखा हमने कि इल्म नफ्सियात के लिहाज से देखा जाए तो इल्म नफ्सियात तीन चीजों पर मुश्तमिल है। कौन से चीजें हैं? नशोनुमा, बालिदगी और पुख्तगी। अगर इल्म नफ्सियात की अगर देखें तो इसको जान कहा गया, यानी इन तीन चीजों के ऊपर ही साइकोलॉजी का डिपेंड है, इन तीन चीजों के ऊपर ही साइकोलॉजी मुनहसिर है। अगर ये तीन चीजें आप समझ पाते हैं या समझ जाते हैं तो मैं समझता हूं कि साइकोलॉजी जो नफ्सियात है उसको समझना कोई मुश्किल काम नहीं है, बल्कि नॉन मैथमेटिक कोर्स जो किए हैं उनके लिए भी ये आसानी के साथ समझ सकते हैं। जैसा कि मैथ्स जितना मुश्किल है इतना मुश्किल नहीं है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नशोनुमा, तरक्की यानी डेवलपमेंट। नशोनुमा किसे कहेंगे? यानी अब हमने जाना कि इल्म नफ्सियात के लिहाज से ये तीन चीजें बहुत ही अहम है, यानी इसकी जान है साइकोलॉजी की। तो नशोनुमा क्या है, बालिदगी क्या है, पुख्तगी क्या है, इसके बारे में हम एक एक कर अगर समझेंगे तो मैं समझता हूँ कि आगे की जो मंजिल रहेगी वो आसानी के साथ हम समझ जाएंगे, यानी थ्योरी जो रहेंगे वो आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो सबसे पहले देखें नशोनुमा यानी तरक्की किसे कह रहे हैं। नशोनुमा उसको हम तरक्की या फिर कहेंगे इर्तिखा, डेवलपमेंट इंग्लिश में। नशोनुमा से मुराद, यहाँ पर देखिए नशोनुमा से मुराद फर्द के जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ इसके सिफात, रुझानात और रवैयों में होने वाली तब्दीलियां होती है। देखिए एक इंसान है, उसके अंदर तब्दीलियां तो वाक़ई होती रहती है, यानी वक्तन फवक्तन उसमें तब्दीलियां होते रहती हैं, चाहे वो जिस्मानी तब्दीलियां लीजिए या सिफात या फिर रुझानात। उन रवैयों में होने वाली जो तब्दीली है उसी को हम क्या बोलेंगे? नशोनुमा, तरक्की, डेवलपमेंट, इर्तिखा। नशोनुमा से मुराद जिस्म के यानी फर्द के जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ, यानी यहाँ पर स्टॉप नहीं किया गया कि फर्द के खाली जिस्मानी तब्दीलियों को ही हम क्या बोलेंगे, बोले तरक्की नहीं बोलते बोले, बल्कि उसके साथ साथ जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ उसके सिफात और रुझानात और रवैयों में तब्दीलियां होने को क्या बोले? नशोनुमा बोले, तरक्की बोले, डेवलपमेंट बोले। उसके बाद यहाँ पर अहम पॉइंट रहा, यानी दोनों में हम कंपेयर करके देखेंगे कि डेवलपमेंट में क्या चीजें होती हैं, बालिदगी में क्या चीजें होंगी, तो ये आसानी के साथ समझ जाएंगे। तो नशोनुमा में क्या है भाई? जिस्मानी तब्दीलियां के साथ साथ उसके सिफात में, रुझानात और रवैयों में जो तब्दीलियां होती उसको हम क्या बोलेंगे? नशोनुमा होती है। नशोनुमा में आता है, तरक्की के हिस्से में आता। उसके बाद देखिए नशोनुमा का अमल पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है। नशोनुमा का जो अमल है ये अमल सिर्फ एक हद तक नहीं रहता, यानी बचपना खत्म हो गया तो नशोनुमा खत्म हो गई, जवानी अगर खत्म हो गई तो नशोनुमा खत्म हो गया। यानी ये सिलसिला है जो है नशोनुमा का अमल जो है पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता, यानी जब तक मौत नहीं आती तब तक ये अमल जारी रहता। ये कहाँ? नशोनुमा में। नशोनुमा की रास्त तौर पर पैमाइश नहीं की जा सकती। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा कि नशोनुमा की जो है हम रास्त तौर पर इसको नापते नहीं, न फिर तोलते नहीं, बल्कि मुशाहिदे के जरिए अंदाजा लगाया जा सकता, यानी प्रिडिक्शन कर सकते कि इतना हुआ होगा। उसके बाद देखिए ये एक मियारी तब्दीली है,
यानी चेंज इन क्वालिटी। ये बहुत ही अहम पॉइंट रहा। सवाल भी पूछ सकता कि भाई चेंज इन क्वालिटी नशोनुमा है, बालिदगी है, तरक्की है, या फिर इनमें से कोई नहीं, ऐसे सवाल बनते हैं। तो देखिए नशोनुमा ये एक मियारी तब्दीली, मियारी तब्दीली से मुराद क्या है? इंसान के जिस्मानी तब्दीली के साथ साथ सिफात, रुझानात और रवैयों में होने वाली तब्दीली, यानी तब्दीली बार बार जो होते रहे, चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी क्या है? चेंज होते रहती, उसी को हम क्या बोलेंगे? मियारी तब्दीली कहेंगे। उसके बाद देखिए नशोनुमा किसी फर्द में होने वाली मुकम्मल तब्दीली है। देखिए नशोनुमा, हम पहले पॉइंट में भी यही जाने कि नशोनुमा जो है किसी फर्द में मुकम्मल होने वाली तब्दीली है। अब देखिए हम बालिदगी के बारे में जानेंगे। अब बालिदगी क्या है, इसके बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो नशोनुमा का भी, नशोनुमा में अगर आपको समझने में कुछ डाउट रह गया तो मैं इंशाल्लाह समझूंगा कि बालिदगी जब हम देखेंगे यानी बालिदगी नमो को, तो आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब हम यहाँ से देखेंगे। नमो से मुराद किसी फर्द के जिस्मानी बनावट में होने वाली तब्दीलियां। देखिए हम नशोनुमा में क्या देखे भाई? नशोनुमा में ये हो रहा कि जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ इंसान के यानी फर्द के सिफात में तब्दीलियां हो रही, रुझानात में तब्दीलियां हो रही, और रवैयों में भी दिन ब दिन क्या हो रहा? वक्तन फवक्तन तब्दीलियां आती जा रही। किसमें हो रहा? नशोनुमा में। लेकिन यहाँ पे देखिए नमो से मुराद क्या है? किसी फर्द के जिस्मानी बनावट में होने वाली तब्दीलियां। नशोनुमा में जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ उसके सिफात में तब्दीली होना, रुझानात में, रवैयों में होने वाली तब्दीलियों को क्या बोल रहे हैं? नशोनुमा बोल रहे। और एक बात यहाँ पर ये याद रखना है, मैं पॉइंट यहाँ पर लिखना भूल गया, नशोनुमा का ही एक पार्ट रहा। कौन सा हिस्सा रहा? बालिदगी और नमो, यानी ये कोई अलग से नहीं है बल्कि ये ही एक हिस्सा है। लेकिन यहाँ पे क्या होता? सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियां होंगी। किसमें? बालिदगी में। नशोनुमा में क्या होगा भाई? जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ सिफात में, रुझानात में और रवैयों में तब्दीलियां होंगी। उसको हम नशोनुमा बोले, तरक्की बोले। तरक्की का ही एक हिस्सा रहा क्या है? बालिदगी। बालिदगी में क्या होता कि सिर्फ यहाँ पे जिस्मानी बनावट में तब्दीलियां होती। जिस्मानी बनावट से मुराद यहाँ पर देख सकते खद में, वजन में और हरकियाती अफआल में। अरे यहाँ पर पॉइंट लिखा, मैं माजरत चाह रहा हूँ। नमो, नमो जो है नशोनुमा का एक हिस्सा है। नमो जो है नशोनुमा का एक हिस्सा है, एक पॉइंट है। तो देखिए उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये एक मिकदारी तब्दीली है, यानी चेंज इन क्वांटिटी। चेंज इन क्वांटिटी, क्वांटिटी में जो चेंज हो रहा तो उसको हम नाप सकते, तोल सकते, सब कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? डेवलपमेंट में चेंज इन क्वालिटी, तो हम अंदाजा लगा सकते कि भाई इतना कितना चेंज हुआ है, कितना बदला बोल के, यानी मुशाहिदे के जरिए अंदाजा, प्रिडिक्शन लगा सकते। किसमें? तरक्की में, नशोनुमा में। लेकिन बालिदगी में क्या हो रहा? ये चेंज इन क्वालिटी, क्वालिटी कितना चेंज हुई, यहाँ पे सारी क्वांटिटी, क्वांटिटी कितना चेंज हुई, ये हम क्या कर सकते भाई? देख सकते। वहां पे चेंज इन क्वालिटी सिर्फ मुशाहिदा कर सकते कितना हुआ, यहाँ पे क्वांटिटी में है कितना है, मकदार कितनी मकदार है, पैमाइश से कर सकते या फिर वजन नाप के देख सकते। इसको हम क्या बोले? जैसा कि वजन रहा खद के जरिए, यानी खद हम पैमाइश के जरिए नाप सकते, अगर वजन देखे तो तोल सकते। तो यही रहा चेंज इन क्वांटिटी। चलिए अगला हिस्सा देखते हैं। नमो का अमल पुख्तगी के बाद रुक जाता है। नमो का जो अमल है पुख्तगी के बाद क्या होता भाई? मैच्योरेशन, मैच्योरेशन के बाद रुक जाता है, यानी ये तमाम उम्र जारी नहीं रहता। अगर हम यहाँ पे देखें तरक्की में, तरक्की का जो अमल है पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहने वाला अमल है, तो वो तरक्की है। लेकिन अगर हम बालिदगी की अगर बात करें, नमो की अगर बात करें, ग्रोथ की बात करें, तो ये अमल सिर्फ मैच्योरेशन तक चलेगा। मैच्योरेशन यानी मैच्योरिटी जैसा आ गई तो ये अमल रुक जाएगा। यानी खद में ऐसा नहीं कि भाई इजाफा ही होते जा रहा, 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 ऐसा नहीं। मैच्योरेशन के बाद एक ऐसा वक्त आएगा कि इंसान के अंदर ये तब्दीली देखने को मिलेगी कि मैच्योरेशन जैसा हो गया, मैच्योरिटी जैसी आ गई, ये अमल क्या है? रुक जाता है। यानी बालिदगी नमो रुक जाती है, यानी ये अमल जो है तमाम उम्र जारी नहीं रहता। उसके बाद देखिए नमो की रास्त तौर पर पैमाइश की जा सकती है। अभी बोले कि हम नमो की क्या कर सकते हैं भाई? रास्त तौर पर पैमाइश कर सकते हैं। जैसा कि वजन है तो उसको तोल कर देख सकते, खद है
तो इसकी पैमाइश कर सकते हैं। और अगर हम तरक्की में बात करें तो तरक्की की सिर्फ पैमाइश यानी प्रिडिक्शन कर सकते, यानी उसकी पैमाइश नहीं की जा सकती। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ से दो सवाल बनेंगे। अगर ये टॉपिक समझ लेते हैं तो आसानी के साथ 2 मार्क्स हासिल करने में हम कामयाब रह जाएंगे। तो चलिए अगला जो हिस्सा है उसको देखने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम पुख्तगी के बारे में बात कर लेते हैं। पुख्तगी क्या है, मैच्योरिटी क्या है? उम्र के साथ साथ इंसान में पुख्तगी आती है, यानी जैसे जैसे उम्र गुजरती जाएगी, यानी उम्र बढ़ती जाएगी, इंसान में क्या हो जाएगा भाई? पुख्तगी आती, मैच्योरिटी आती। दूसरा पॉइंट देखिए, बालिदगी के साथ साथ इंसान में जो तब्दीलियां वाक़ होती है पुख्तगी कहलाती है। देखिए पुख्तगी अब हम किसको बोल रहे हैं? इससे पहले बोले कि भाई बालिदगी क्या है। बालिदगी जो है, नमो से मुराद उसमें इंसानी जिस्मानी बनावट में तब्दीली आना, और नमो क्या है? नशो नुमा का ही हिस्सा था। अब यहाँ पे ये बोल रहे कि बालिदगी के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ, यानी इंसान के ग्रोथ के साथ साथ इंसान में जो तब्दीलियां वाक़ होती है उसको हम क्या बोलेंगे? पुख्तगी कह लेंगे। जैसा कि यहाँ पे देखिए बच्चों में तब्दीलियां, मिसाल जब देखेंगे तो समझ जाएंगे। तीसरे महीने में बच्चा क्या होता? औंधा होना शुरू होता। 5वें महीने में रेंगना शुरू करता। 10वें महीने में खड़ा होना, उसके बाद 1 साल में चलना वगैरह। आगे देखेंगे, बच्चा या फिर बच्चे या किसी फर्द को सीखने के लिए मैच्योरिटी की जरूरत पड़ती है। देखिए कोई बच्चा अगर कुछ सीखना चाह रहा तो उसको किसकी जरूरत पड़ेगी भाई? मैच्योरिटी की। यानी वो उतना मैच्योर है कि कोई चीज सीख सकता है या फिर नहीं। उसकी एज के साथ साथ जो तब्दीलियां हो रही, यानी बालिदगी के साथ साथ इंसान में जो तब्दीलियां हो रही, उसी को हम क्या बोलेंगे? बोले पुख्तगी बोले। पुख्तगी के साथ साथ यानी बच्चा अगर कोई चीज सीखना चाह रहा तो उसके अंदर मैच्योरिटी है या फिर नहीं, ये बहुत ही अहमियत का हामिल होता है। ये पॉइंट को भी आप अच्छे से जहन में रखिए। उसके साथ साथ जिस तरीके से हम डेवलपमेंट की पैमाइश नहीं कर सकते, उसी तरीके से पुख्तगी की भी पैमाइश नहीं कर सकते। हम सिर्फ यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि मैच्योरिटी कितनी होगी। अब उसके साथ साथ आगे देखें, मैच्योरिटी का ताल्लुक हेरिडिटी से है। अब ये हेरिडिटी क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, ये हम आगे जानेंगे। मैच्योरिटी का ताल्लुक जो है वो हेरिडिटी से है। उसके साथ साथ देखें, मैच्योरिटी का ताल्लुक कुदरती होता है, यानी ये कहीं पे दुकान पे मिलने वाला है, मार्केट में मिलने वाला है, इसको खरीद के लेके आएंगे, बच्चे की मैच्योरिटी को बढ़ा, ऐसा नहीं होता, बल्कि ये ताल्लुक जो है कुदरती होता है। उसके साथ साथ ये देखें, लर्निंग के लिए मैच्योरिटी का होना जरूरी है। देखिए मैं एक बात समझाने के लिए बतला रहा हूँ कि एक बंदा है, यानी 20 साल का है, उन्हें बालिग भी हो गया, अब उसके अंदर मैच्योरिटी नहीं है, यानी शऊर नहीं है, वो लाशऊर है, अनकॉन्शियस मोड में है, यानी बालिदगी भी है उसके ऊपर, बालिग भी हो गया उन्हें, बालिदगी यानी उसके अंदर जिस्मानी नशोनुमा भी अच्छी खासी हो गई, लेकिन पुख्तगी नहीं आई, मैच्योरिटी नहीं है, तो आप उसको क्या सिखा सकते? नहीं सिखा सकते। इसीलिए इल्म नफ्सियात का जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि जब इल्म नफ्सियात हम जानेंगे तो बच्चे की मैच्योरिटी क्या है, वो कितना सीख सकता है, हम उसको कितना बता सकते हैं। यानी मेरी मैच्योरिटी के हिसाब से मैं आप लोगों के साथ, यानी आप क्लास में जाके ऐसा बोल रहे हैं बच्चे की मैच्योरिटी, जैसा कि 3 क्लास का बच्चा है उसको 10th क्लास का बोलेंगे नहीं, उसकी उम्र देखेंगे, उसकी का मैच्योरिटी देखेंगे, या उसके बाद ही आप क्लास में जो बोलना है वो बोले। आपको तो बहुत कुछ मालूम, आप डीएड कर लिए, बीएड कर लिए, बहुत कुछ कर लिया, कई डिग्रियां हैं, लेकिन आपकी मैच्योरिटी, बच्चे की मैच्योरिटी क्या है, आप किस हद तक समझा सकते, वो अहम रहेगा बच्चे की मैच्योरिटी देखकर। तो इसीलिए साइकोलॉजी का, इल्म नफ्सियात का जानना बेहद जरूरी है। अब देखेंगे हम पुख्तगी, यानी आखिरी पॉइंट हमने देखा कि लर्निंग के लिए मैच्योरिटी का होना जरूरी है। लर्निंग के लिए मैच्योरिटी का होना क्या है, बेहद जरूरी है। क्यों? जब तक मैच्योरिटी नहीं रहेगी हम अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो चलिए पुख्तगी वर्सेस लर्निंग दोनों के दरमियान में क्या डिफरेंसेस है देख लेंगे। तो यहां से भी सवाल बनता कि भाई मैच्योरिटी क्या रही, लर्निंग क्या है,
और ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है, यहाँ से सवाल दो इंशाल्लाह आने के चांसेस है। दो हमारे लिए काफी अहम मायने रखते हैं। तो फिर से मैं एक बार बताता चलूं, अगर आप एक ही मुकम्मल वीडियो में मैराथन क्लास देखना चाहते हैं तो आप एचएस एकेडमी ऐप पर जाइए, ऐप पर जाकर कोर्स परचेज कर लीजिए, आपको बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। वो फायदा आपको इम्तिहान में दिखेगा। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पुख्तगी वर्सेस लर्निंग। पुख्तगी का ताल्लुक कुदरती तौर पे होता है। हमने जाना कि भाई पुख्तगी का जो ताल्लुक है वो कुदरती तौर पे है। उसके बाद देखिए पुख्तगी लाशऊरी हालत में होती है। पुख्तगी जो है लाशऊरी हालत में होती है। उसके बाद देखिए यानी बच्चा देखिए यहाँ पे 3 महीने में औंधा होता है। ये तमाम चीजें क्या है, लाशऊरी हालत में है, लेकिन पुख्तगी क्या है, होते रहती है। यानी जैसे जैसे उम्र बीतते जाएगी पुख्तगी में क्या होता भाई, इजाफा होता जाएगा, इजाफा बढ़ता जाएगा। उसके बाद देखिए पुख्तगी एक मुकाम पर आकर रुक जाती है। पुख्तगी क्या होती, एक मुकाम पर आकर रुक जाती है। जैसा कि हमने देखा कि ग्रोथ, पुख्तगी क्या एक मुकाम पे आके रुक जाती है। लर्निंग, अब लर्निंग क्या है, इक्तिसाब, लर्निंग सीखने से आती है। कोई भी चीज देखिए जब तक हम सीखेंगे नहीं वो हमें हासिल नहीं हो सकती। जैसा कि यहाँ पर इक्तिसाब शऊरी हालत में, कॉन्शियस ये पुख्तगी क्या हो रही भाई, लाशऊरी हालत में हो रही। यहाँ पे अगर देखें इक्तिसाब लर्निंग शऊरी हालत में हो रही। उसके साथ साथ देखें यहाँ पर देख सकते हैं आप, अब जो क्लास सुन रहे हैं कौन सी हालत में सुन रहे हैं आप, शऊरी हालत में या फिर लाशऊरी हालत में। शऊरी हालत में आप सुन रहे हैं तभी आपको क्या होगा, क्लास समझ में आएगी। मैं जो बोल रहा हूँ पॉइंट्स वो समझ में आएंगे। अगर आप लाशऊरी हालत में सुनेंगे, लाशऊरी हालत में क्या होता, पुख्तगी होती। लाशऊरी हालत में अगर सुनेंगे तो आपको क्या है, लर्निंग, यहाँ से सीखने को नहीं मिलेगा। यानी जितना सीखना चाह रहे हैं आप उतना नहीं सीख पाएंगे। उसके बाद देखिए सीखने का अमल यहाँ पे देखिए हमेशा जारी रहता। यानी सीखने का अमल ऐसा नहीं है कि भाई कुछ सीख लिए, यानी एक चीज सीखने के बाद दूसरी चीज नहीं सीख सकते, या फिर वक्त के साथ साथ हम इसको नहीं सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि ये क्या है, डेवलपमेंट की तरह ये भी ऐसा है कि वक्त के साथ साथ सीखते जाते हैं। यानी डेवलपमेंट की तरह यहाँ पे दिया भी गया है। तो मैं समझता हूं कि आपको जो टॉपिक दी गई थी, यानी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, कॉन्सेप्ट एंड नेचर, नशोनुमा, बालिगी और पुख्तगी, तसव्वुरात और फितरत। नशोनुमा क्या है, हमने देख लिया कि फर्द के जिस्मानी तब्दीलियां के साथ साथ उसके सिफात रोजाना में रवैये में होने वाली तब्दीलियां डेवलपमेंट कहलाती हैं। यानी ये नशोनुमा का अमल पैदाइश से लेकर मौत तक जारी रहता है। ये तमाम चीजें हम देखें, उसमें ये भी देखें कि भाई इसको मुशाहिदा कर सकते, नाप नहीं सकते, इसकी पैमाइश नहीं कर सकते। वही हम बालिगी में देखें कि जिस्मानी तब्दीलियों को बालिगी कह रहे हैं। जिस्मानी तब्दीलियों में, बनावट में जो तब्दीली हो रही इसी को हम ग्रोथ बोल रहे हैं। जैसा कि खत वजन, नशोनुमा का ही बालिगी, यानी बालिगी जो है नशोनुमा का एक हिस्सा है बल्कि बोले, और ये क्वांटिटी में चेंज होता है। नमो का अमल पुख्तगी के बाद क्या हो रहा, रुक जा रहा, ये तमाम उम्र जारी नहीं रहता। ये तमाम चीजें देखें। उसके साथ साथ हम क्या देखें भाई, पुख्तगी, पुख्तगी क्या है, उम्र के साथ साथ आती। यानी उम्र अगर कम है तो पुख्तगी इंसान की नहीं आती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उम्र के साथ साथ ये बढ़ते जाती रहती है। यानी मैच, ये पुख्तगी डिपेंड किसके ऊपर है, बालिगी के ऊपर, उम्र के ऊपर। यानी बालिगी जैसे जैसे बढ़ेंगी, पुख्तगी जैसे जैसे वैसे ही आगे बढ़ती जाएंगी। उसके साथ साथ हम बोले कि भाई किसी भी फर्द को सीखने के लिए क्या जरूरी है, बोले भाई मेच्योरिटी जरूरी है, और लर्निंग के लिए खास तौर पर मेच्योरिटी का होना जरूरी है। अब मेच्योरिटी वर्सेस पुख्तगी के बारे में भी हम देखें। पुख्तगी का ताल्लुक कुदरती तौर पे है। पुख्तगी लाशऊरी हालत में भी होती, और बच्चे 3 महीने में औंधा होना शुरू होते, जैसा कि हमने देखा। यानी लाशऊरी हालत में पुख्तगी क्या है, एक मुकाम पर आकर रुक जाती है, जैसा कि ग्रोथ। अब हमने देखा कि भाई लर्निंग क्या है, इक्तिसाब क्या है। इक्तिसाब लर्निंग शऊरी हालत में होती, क्लास में, जैसा कि अभी हमने मिसाल देखा कि क्लास सुन रहे हैं तो किस तरीके से सुनना है क्या नहीं, ये तमाम चीजें देखें। जैसा कि यूट्यूब में आ रहा, फ्री में देख लिए, कर लिए, टेंशन कहीं को अपने को सीखे तो कितना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं। बल्कि शऊरी हालत में जब तक आप कोई भी चीज सीखने की कोशिश नहीं करेंगे तो उसमें आपको पूरा नॉलेज नहीं मिलेगा। यानी जो आप कुछ सीखना चाह रहे हैं उसमें मुकम्मल नॉलेज नहीं मिलेगा। तो चलिए कुछ सवालात हमारे सामने ये रहे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। चलिए चंद सवालात यहाँ पर आपके स्क्रीन पर ये रहे, क्योंकि हमने टॉपिक तो पढ़ लिया।
टॉपिक देख ली तो ज़रूरी है कि टॉपिक के बाद चंद सवालात यानी प्रैक्टिस टेस्ट एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके सामने ये रहे, क्योंकि जब हम एमसीक्यूज हल करेंगे तो बआसानी के साथ टॉपिक यानी हम जो पढ़े हैं उसमें अगर कुछ डाउट भी रहे तो क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारे सामने सवाल ये रहा कि बालिदगी ग्रोथ से मुराद ये है। बालिदगी से मुराद क्या है? ऑप्शन 1 यानी पहला ऑप्शन दिया गया है सिर्फ जहनी तरक्की है, दूसरा है जिस्मानी साख्त में इजाफा, तीसरा है समाजी रवैये में तब्दीली, चौथा है जज्बाती हम आहंगी। तो हमने देखा था कि बालिदगी किसे करें, यानी एक या दो क्वेश्चंस के सवाल के जवाबात मैं आपके सामने रखूंगा, बाकी के सवालात के जो जवाबात हैं वो आपको देने हैं, या फिर आपको कमेंट में दे सकते हैं या फिर टेलीग्राम चैनल पर दें। क्योंकि होगा ये कि आपके जो सवालात यानी मैं जो सवालात पेश कर रहा हूँ आपके जो जवाबात हैं वो अगर दोनों में कुछ डिफरेंसेस है तो मैं इंशाअल्लाह ताला उसको सही करने की भी कोशिश करूंगा। तो सबसे पहला सवाल यही रहा कि हमारे पास बालिदगी यानी ग्रोथ से मुराद क्या है। तो हमने देखा था कि ग्रोथ से मुराद क्या था, जिस्मानी, ये पहले देखिए सिर्फ जहनी तरक्की थी यानी जहन की तरक्की है, जिस्मानी साख्त में इजाफा है, समाजी रवैये में तब्दीली है, या फिर जज्बाती हम आहंगी है। तो हमने देखा था कि ग्रोथ से मुराद क्या है, जिस्मानी साख्त में इजाफा है। तो अब यहाँ पर देखिए दूसरा सवाल हमारे सामने ये रहा, सिर्फ खद में इजाफा है। देखिए सॉरी डेवलपमेंट का ताल्लुक किससे है? देखिए डेवलपमेंट का ताल्लुक किससे है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। तो ऑप्शंस ये रहे सिर्फ खद में इजाफा, दूसरा है उम्र के साथ जिस्मानी कमज़ोरी, तीसरा है सिर्फ तालीमी कारकर्दगी, चौथा है मजमूई यानी जिस्मानी जहनी जज्बाती और समाजी तरक्की। तो हमने देखा था कि डेवलपमेंट उसको बोल रहे कि उम्र के साथ साथ जिस्मानी बनावट में तब्दीलियां होना और उसके साथ साथ रवैयों में, रुझानात में, सिफात में तब्दीली। तो यहाँ पर आंसर यही रहा कि मजमूई जिस्मानी जहनी जज्बाती और समाजी तरक्की, इन में तब्दीली जो होगी यानी जिस्मानी तब्दीलियों के साथ साथ रवैये में, रुझानात में तब्दीली, सिफात में तब्दीली, ये तमाम चीज़ें क्या कहलाएंगी? डेवलपमेंट कहलाएंगी, यानी ये डेवलपमेंट का हिस्सा रहा। तो अब देखिए तीसरा सवाल ये रहा, मैचुरेशन क्या जाहिर करती है? मैचुरेशन क्या जाहिर करती है? तो देखिए पहला पॉइंट हमारे सामने ये रहा, यानी ऑप्शन में, सवाल का ऑप्शन में, बैरूनी मुहरिकात के असरात, सीखने के अमल की रफ्तार, या फिर कुदरती हयातियाती अमल जो बग़ैर सीखे मुकम्मल होता है, डी है किसी फ़र्द की तालीमी कामयाबी। अब यहाँ पर जो लोग कुछ भी नहीं पढ़े वो लोगों को कैसा दिखता, थोड़ा सारा ऐसा बोल देते कि आपको जो पॉजिटिव ऑप्शन दिख रहा वहाँ पे वही लगाना। अब थोड़े जने अपना दिमाग भी दौड़ाते हैं, जैसा कि अरे फ़र्द की तालीमी कामयाबी हो सकती है क्योंकि हम तालीम हासिल कर रहे ना भाई, ऐसे लोग जाके क्या करते, पहले डी को क्लिक कर देते। तो अब हम पढ़ रहे ना भाई, अब आप ये बोलिए कि ये तीनों जो सवाल यानी तीन ये चार ऑप्शन जो है, तो ये तो मैं क्लियर कर दिया कि डी कतई नहीं होता, तो ये तीन में से कौन सा है? यानी आप टॉपिक देखे बोल के मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ। अगर आप भी ऐसे ही समझ रहे कि डी किसी फ़र्द की तालीमी कामयाबी है तो एक बार मैच्योरिटी में आपको जो समझाया फिर से एक मरतबा देखिए तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ समझ में आएगा। चलिए चौथा सवाल क्या है उसकी जानिब हम बढ़ेंगे। ये सिर्फ बचपन में, सॉरी चौथा सवाल देखिए, दर्जे झैल में से कौन सा बयान इर्तिखा, देखिए डेवलपमेंट को इर्तिखा भी बोलते बोला हूँ, यानी नशोनुमा, नशोनुमा की दुरुस्त खसूसियात क्या हैं? तो पहला सवाल हमारे ये सामने ये रहा, यानी ऑप्शन में, ऑप्शन देखिए, ये सिर्फ बचपन में होता है यानी डेवलपमेंट, ये सिर्फ जिस्मानी तब्दीलियों का नाम है, या फिर ये एक मुसलसल और तदरीजी अमल है, या फिर ये एक वक्ती और मुख्तसर अमल है, यानी वक्त के साथ साथ होता रुक जाता और ये मुख्तसर अमल है। ये दल में से कौन सा बयान दुरुस्त है? इसका जवाब आप ही देंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। मैं समझूंगा कि अगर आप टॉपिक एक मरतबा आपको समझ में नहीं आया, दूसरी मरतबा देखिए तो आसानी के साथ समझ आएगा और ये सवालात के जवाब देने में आसानी होगी। और इसी तरीके के सवालात टेट में पूछे जाते हैं, जब आप सवालात पे नज़र दौड़ाएंगे तो बआसानी के साथ जवाब दे पाएंगे। चलिए पांचवा सवाल की जानिब हम बढ़ेंगे। पुख्तगी की मिसाल कौन सी है, यानी पुख्तगी की मिसाल इनमें से कौन सी रही? ऑप्शन ए, बच्चा पैदल चलना सीखता है बग़ैर किसी कायदे तरतीब के,
बच्चा जो है पैदल चलना सीखता है बगैर किसी कायदे और तरतीब के, क्या इसको हम पुख्तगी बोलेंगे? या फिर बच्चा स्कूल में खुश खती सीखता है। तीसरा देखिए, बच्चा नज़म याद करता है। चौथा है बच्चा साइकिल चलाना सीखता है। इनमें तीन चीज़ें ऐसी हैं जो लर्निंग से मुशाबिहत यानी लर्निंग में आती है, और एक ऐसी यहाँ पे ऑप्शन ऐसा ऑप्शन दिया गया है जो पुख्तगी से है। यानी मैं टिक भी कर दिया, आप देखें भी तो बराए करम इसका जवाब देना कोई मुश्किल काम नहीं है, आसानी के साथ जवाब दे सकते हैं। इसका जवाब देने की कोशिश करें। चलिए छठे सवाल की जानिब हम बढ़ते हैं। ग्रोथ बालिदगी का अमल आम तौर पर कब मुकम्मल होता है? ग्रोथ बालिदगी का अमल आम तौर पर कब मुकम्मल होता है? बलोगत के बाद, बुढ़ापे में, पैदाइश के बाद, या फिर तालीमी मराहिल के बाद। अब देखिए इसमें भी पॉजिटिव क्या नज़र आ रहा, तालीमी मराहिल के बाद। यानी जो कहीं से भी, मैं ये नहीं कहता कि भाई मेरे प्लेटफॉर्म से ही सीखें, कोई भी आपको अगर ऐसा वीडियोस भेज रहे हैं, दे रहे हैं या सहूलत को आपको पहुंचा रहे हैं, तो आपका भी काम है उसको अच्छे से देखें समझें। तो अब यहाँ पे सिर्फ नए देख के डायरेक्ट जाके तालीमी मराहिल, और फिर बाद में आके ये शिकायत करना कि 75 को पास रखे, हम सिर्फ एक 50 से 60 लेके आ रहे, या फिर 60 से 70 नंबरात हासिल कर पा रहे, टेटी हमारा नहीं निकल रहा, ये रोना बस करिए। बासानी के साथ मैं तो समझ रहा हूँ तीन जो हिस्से हैं, नॉन मैथमेटिक्स, उर्दू, साइकोलॉजी, ईवीएस, ये तीन हिस्से अगर आप आसानी से हल कर लेते हैं, अच्छे से सीख लेते हैं, तीन हिस्से से ही आपका 10 मुकम्मल हो जाएगा, यानी आसानी के साथ पास हो जाएंगे। आगे के जो दो हिस्से रहेंगे यानी इंग्लिश और मैथ्स, वो हिस्से से आप स्कोरिंग कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये रोना कि भाई हमारे को 60 पे आके रुक जा रहे हैं हम, अरे 1 मार्क से रह गए, 2 मार्क से रह गए, तो आपका काम ये है कि आपने अगर मैथ्स में कमजोरी उसको दूर करने की कोशिश करें। आप नहीं, मेरे में भी है तो मैं भी करना ज़रूरी है। करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि एक दो नंबर से जो रह जाते हैं वो बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो इसलिए कोशिश करें कि आप में जो खामी है यानी इंग्लिश में है, आपकी कमजोरी है, तो उसको दूर करने की कोशिश करें। चलिए अब आपके पास वक्त कम है, मैथ्स और इंग्लिश सीखने में वक्त लग सकता है, तो आप कोशिश ये करें कि तीन हिस्से जो उर्दू में होते हैं, साइकोलॉजी, उर्दू और ईवीएस, उसको तो पढ़ने की कोशिश करें, तो बासानी के साथ ये मसला भी हल हो जाएगा। चलिए आखिरी क्वेश्चन की जानिब हम बढ़ेंगे। तो ग्रोथ का अमल कब रुकता है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम पे बता दीजिए। अब आखिरी सवाल ये रहा, पुख्तगी मैचुरेशन का अमल किस पर ज़्यादा इन्हिसार करता है? तो पहला है तरबियत पर, दूसरा है तालीम पर, तीसरा है कुदरती हयातियाती अवामिल पर, चौथा है मुशाहिदे पर। इसका जवाब आप दें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आगे के जो क्वेश्चन है वो भी हम हल करेंगे। चलिए हम अब अगले सवाल की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, नशोनुमा का ताल्लुक़ किस किस्म की तब्दीली से है? तो पहला ऑप्शन हमारे सामने ये रहा, मकदारी यानी क्वांटिटिव। इसके बाद दूसरा ऑप्शन रहा ऑप्शन बी, मियारी तब्दीली यानी क्वालिटेटिव। इसके बाद देखें जज्बाती, आखिरी रहा यानी ऑप्शन डी, अखलाक़ी। तो देखिए हमने पहले ही जाना कि बालिदगी का मियारी चेंजेस है या फिर मकदारी, या फिर नशोनुमा मियारी है या फिर मकदारी। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर आप आसानी के साथ दे सकेंगे तब जब आप वो टॉपिक अच्छे से देख पाएंगे। तो चलिए हम अगले पॉइंट की जानिब बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने ये रहा कि डेवलपमेंट के अमल में दर्ज झैल में से कौन सा पहलू शामिल नहीं, यानी डेवलपमेंट का जो अमल है उसमें कौन सा इसमें पहलू जो मंदरजा झैल में दिया गया वो शामिल नहीं है? तो ऑप्शन ए जहनी तरक्की, ऑप्शन बी जज्बाती नशोनुमा, ऑप्शन सी जिस्मानी साख्त, ऑप्शन डी यहाँ पे देखिए लिबास का इंतखाब। तो जाहिर सी बात है कि इसमें आंसर कौन सा है आप अच्छे से समझ पा चुके होंगे। तो देखिए जैसे ही हम टॉपिक देखें, टॉपिक समझ में नहीं आ रही तो 1 से 2 मरतबा अगर हम उसको समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे यानी शऊरी हालत में बैठकर, तो कोई बड़ी बात नहीं है कि टॉपिक समझ आ जाए। चलिए अगर आपको समझ में भी नहीं आ रहा पहली मरतबा वीडियो देखने पर, 1 से 2 मरतबा देखिए। जब आप 1 से 2 मरतबा देखेंगे तो मैं समझता हूँ कि आसानी के साथ जो सवालात आप तक में पहुँचाए जा रहे हैं ये काफ़ी अहम सवालात हैं। इसी तरीके के सवाल टी स्टेट में बनते हैं कि भाई मियारी तब्दीली है डेवलपमेंट, या फिर मियारी रही या फिर मकदारी है। तो कब समझ में आएगा? जब वीडियो देखें, यानी यहीं से नहीं कहीं से भी वीडियो, या फिर आप लाइव क्लासेस सुन रहे हैं यानी फिज़िकली,
وہاں پر بھی، یا پھر آپ آن لائن کے ذریعے کہیں پہ کلاسز سن رہے ہیں وہاں پر بھی آپ شعوری حالت میں اگر کلاس سنیں گے 1 سے 2 مرتبہ، تو ظاہر سی بات ہے آپ کو 1 سے 2 مرتبہ ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا. تو کلاسز سے لائیو سنتے وقت کیا سار بولیں گے؟ یقیناً بولیں گے. آپ ان سے پوچھیے، ضرور بولیں گے. تو چلیے ہم اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. درج ذیل میں سے کون سا بیان غلط ہے؟ یعنی یہاں پر سوالات دیے گئے ہیں، ساری آپشن میں سوال یعنی آپشن دیا گیا ہے کہ بھئی اس میں سے کون سا بیان غلط ہے، اس کو ہمیں نکالنے کا ہے. دیکھیں یہاں پر آپشن اے، نشو و نما کا مطلب مجموعی تبدیلی ہے. یہ کیا صحیح ہے؟ یقیناً اس کا آنسر یہ تو صحیح ہے. اس کے بعد دیکھیے بالغی عموماً بلوغت تک رک جاتی ہے. یہ بھی آپشن صحیح رہا. پختگی فطری عمل ہے. یہ دیکھیے اس کے بعد یہاں پہ دیکھیے بالغی کا مطلب مجموعی تبدیلی ہے. اب آپ یہ بولیے کہ ڈیولپمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ پھر ڈیولپمنٹ کا مطلب اگر آپ سمجھ گئے تو یہ آنسر کا جواب دینے میں آپ کو کون سی ذرا برابر میں مشکل پیش نہیں آئے گی. کب نہیں آئے گی؟ جب آپ ویڈیو اچھے سے سمجھیں گے. تو ظاہر سی بات ہے. دیکھیے بالغی کا مطلب کیا مجموعی تبدیلی تھا یا پھر انسانی جسم کے بناوٹ میں تبدیلی؟ تو آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ اس کا آنسر کیا ہے. تو آنسر ضرور دیکھیں ایک مرتبہ، آپ بھی رائے لے لیں، جانچ لیں اپنے آپ کو. چلیے اگلے سوال کی جانب ہم بڑھتے ہیں. اگلا سوال ہمارے یہ رہا، پختگی میچوریشن کے بغیر یعنی سیکھنے کا عمل، یعنی میچوریشن کے بغیر سیکھنے کا عمل کیسا ہے؟ ممکن ہو سکتا ہے، یا پھر بے نتیجہ ثابت ہو سکتا ہے، یا پھر زیادہ تیز ہوتا ہے، یا پھر بہتر کارکردگی ہوتا ہے. تو دیکھیے یہاں پہ ممکن ہو سکتا، یا پھر بے نتیجہ ثابت ہو سکتا، زیادہ تیز ہو سکتا، یا پھر بہتر کارکردگی دیتا ہے. تو آپ اس کا آنسر بھی آپ ضرور دیں. اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. نشو و نما کی رفتار ہر فرد میں مختلف ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ سوال ٹیٹ میں پوچھا گیا تھا. تو یہاں پر یہ سوالات، اس قسم کے سوالات جو ہیں وہ یقیناً پوچھے جاتے ہیں. تو نشو و نما کی رفتار ہر فرد میں مختلف ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تعلیم ہے، مشاہدہ، انفرادی ہے، کھیل ہے. تو اب دیکھیے میں پہلے سے ذکر کرتے ہوا رہا ہوں کہ وہ جیسے ہی آپشن دیکھیں گے، اب جس نے سائیکالوجی کا حصہ دیکھا ہی نہیں، یا پھر سائیکالوجی کیا ہے اس کو علم ہی نہیں، یا پھر دیکھے بھول گئے، کئی دن ہو گیا، تو پازیٹیو آنسر کیا رہا یہاں پہ؟ تعلیم. یعنی تعلیم بول کے سلیکٹ کریں، کیونکہ ہم تعلیم ہی کر رہے ہیں نا بھائی. علم نفسیات جان رہے، کس میں جان رہے؟ تعلیم ہے. تو یقیناً اب یہاں پہ کیا کریں گے آپشن؟ وہ ڈائریکٹ تعلیم پر اپنا فوکس یعنی اپنی توجہ، اپنا ٹارگیٹ لگا کر اس کو سلیکٹ کر دیں گے. پھر بعد میں آ کے وہی بولیں گے کہ بھائی ہم 2-4 مارکس سے رہ جا رہے. تو مشاہدے کے ذریعے ہوتا، یا پھر انفرادی فرق ہے، یا پھر کھیل ہے؟ اس کا جواب آپ آسانی کے ساتھ دے سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں یا پھر ٹیلی گرام چینل پر ضرور اس کا آنسر دیں. چلیے اگلے ہم پوائنٹ کی جانب بڑھیں گے، یعنی اگلے سوال کی جانب. اگلا سوال دیکھیے ہمارے سامنے یہ رہا، ذیل میں سے کون سا بالغی گروتھ کی مثال ہے؟ ذیل میں سے کون سا بالغی کی مثال ہے؟ یہاں پر دیکھیے زبان سیکھنا، خد میں اضافہ، یا پھر سماجی رابطہ، یا پھر احساس ذمہ داری. دیکھیے زبان سیکھنا کیا ہے؟ لرننگ ہے. ہم نے دیکھا لرننگ اینڈ پختگی میں کیا فرق ہوتا ہے. یا اب دیکھیں یہاں پر لرننگ کی اور پختگی میچورٹی کی بات ہی نہیں رہی، بات کس کی چل رہی ہے؟ بالغی. تو ظاہر سی بات ہے ہم زبان سیکھنے کا عمل لرننگ میں، تو اس کو تو یہاں پر آپشن کٹ ہو جائے گا. دوسرا دیکھیے سماجی رابطہ بھی کٹ ہو جائے گا. تو اب آپشن بی، آپشن ڈی دونوں میں سے ہی آنسر رہے گا. تو آپ دیکھیے اس میں آنسر آپشن بی ہے یا پھر آنسر آپشن ڈی میں رہے گا. تو اس کے بعد دیکھیں گے ہم ڈیولپمنٹ، یعنی اگلا سوال ہمارے سامنے یہ رہا، ارتقاء. ڈیولپمنٹ کا عمل کب ختم ہوتا ہے؟ یہ جو ڈیولپمنٹ کا عمل ہے وہ کب ختم ہوتا ہے؟ تو بچپن میں ختم ہوتا، یا پھر جوانی کے عالم میں، یا پھر تعلیم مکمل ہونے پر، یا پھر زندگی کے اختتام پر. تو دیکھیے یہاں پہ بھی کیا ہوگا، اب ڈائریکٹ جا کے اگر ہم آنسر لگا دیے تو کیا لگاتے پھر ڈائریکٹ تعلیم مکمل ہونے پہ ڈیولپمنٹ کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ تعلیم 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 بول کے پڑھ رہے ہیں، یہاں پہ جا کے ہم کیا کریں گے؟ پازیٹیو یہی دکھ رہا، بچپن میں بھی نہیں ہوتا، یا جوانی میں بھی نہیں ہوتا، تعلیم مکمل ہونے پہ ختم ہو جاتا. بلکہ یہ آپشن ہم لگا دے کے زبردست خوش ہوتے ہوئے امتحان کے باہر نکلتے، ساتھیوں سے بھی اس کے بارے میں ڈسکس کرتے کہ بھائی فلاں کوشچن پوچھا تھا، میں نہیں پڑھا تھا لیکن پھر بھی میں اپنا دماغ لگایا، ایسا لگا تعلیم مکمل ہونے پہ ہو گیا. بولے تو سامنے والا کوئی پڑھا لکھا ہے تو نہیں بولتا رہے وہ نہیں تھا، بولے اس سے حجت کرتے ہوئے بیٹھ جانا ہے، وہی آنسر ہوتا ہے. بولے ٹھیک ہے. چلیے اس کا جواب کیا ہے آپ آسانی سے دیں گے، امید کرنا ہوں اس کا
आंसर आप देंगे और उसके साथ साथ सही भी देंगे। तो चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये रहा, पुख्तगी और सीखने के दरमियान का ताल्लुक, यानी पुख्तगी और सीखने के दरमियान ताल्लुक क्या है। जैसा कि देखें यहाँ पर दोनों एक जैसे हैं, तो हमने देखा था कि पुख्तगी का अमल है ग्रोथ के जैसा है, ग्रोथ के साथ अगर हम लर्निंग का अमल देखें तो वो नॉन स्टॉप चलते ही रहता, तो जाहिर सी बात है ये एक तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए ख़त्म ही हो गया था, ऑप्शन बी की जानी पड़ते है, सीखना पुख्तगी के बगैर मुमकिन नहीं। ये आंसर हो सकता, हाँ हो सकता। तो चलिए ये आंसर यहाँ पर करेक्ट है। हम तीसरा और चौथा भी देखेंगे ये क्यों नहीं हो सकता बोल के। पुख्तगी सीखने से मुतासिर होती है, पुख्तगी सीखने से मुतासिर होती है। चलिए यहाँ भी ऑप्शन एक ऐसा रखा गया कि ये दिमाग से खेलना बोलते, कैसा खेलते देखिए एग्जामिनर यहाँ पे भी क्वेश्चन ऐसा बनाते कि पढ़ने वाला यानी ज़्यादा जो पढ़ा वो आंसर कर सकता, जो कम पढ़ा उन्हें भी नहीं कर सकता, जो कुछ भी नहीं पढ़ा उन्हें भी नहीं कर सकता, जो कम पढ़ा उन्हें दोनों में कंफ्यूज होता, यानी ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, या फिर ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में, यानी दो सवालात को उन्हें निकाल के फेंक देता पहले कि भाई ऐसा नहीं हो सकता। कौन? जो कम पढ़ा, यानी ऐसा पढ़ा कि भाई शायद हो सकता मैं पास हुआ तो यानी क्वालिफाई कर जाऊँ तो कर जाऊँ, ऐसे वाले क्या कर सकते भाई ऑप्शन यानी दो में अटक जाए। ऑप्शन नहीं पूरे नहीं पढ़ने वाला उसको चार भी सही दिखते, और ऐसा होता है कि भाई लगी तो लगी, नहीं बोले तो बोलते नहीं, कुछ तो भी एक लगा दे के आके अरे मैं बहुत तो अच्छा लिखा था पेपर फिर भी क्या हुआ कि बोलते ऐसा फेंकते हुए बढ़ जाते थे, वैसा भी हो सकता है। अगर जो ज़्यादा ही पढ़ लिया उन्हें क्या करता, तीन ऑप्शन पहले चार भी ऑप्शन पढ़ के तीनों को साइड में निकाल के था फेंक देता, चौथा कौन सा आंसर यानी पहला दूसरा तीसरा चौथा जो भी आंसर सही उसको सेलेक्ट करके वहाँ पे फाइनल कर देता। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, आधे अधूरे मत पढ़िए या फिर पूरा ही नहीं पढ़ गए, जैसा भी पढ़ रहे जहाँ से भी पढ़ रहे पूरा पढ़ने की कोशिश कीजिए। और उसके अलावा हमारे एच एस अकेडमी ऐप में आपको फिर से बता रहा हूँ मैं कि मैराथन की क्लास अवेलेबल है, इंशाल्लाह उसका प्राइस भी डाउन करूँगा मैं, एक दो दिन के लिए ऑफर भी रखूँगा, आप दो दिन उसका फ़ायदा उठाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एक ही वीडियो मैराथन क्लास सुन के 20-25 प्लस स्कोर आसानी के साथ कर सकते हैं और अपना टेट इम्तिहान भी क्रैक कर सकते हैं। चलिए मैं कोशिश करूँगा इसी तरीके के वीडियो यूट्यूब पर अपलोड करता रहूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर हमारी अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।